मैं इस समय महाराष्ट्र में पुणे में हूँ। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है बारामती, वो जगह जो पवार परिवार का गढ़ है। लेकिन अब पवार परिवार राजनीति में रह नहीं गया, क्योंकि एनसीपी दो फाड़ है और उसके साथ ही पूरे देश की सियासत में तमाम सवाल हैं। एनसीपी में जो टूट हुई है उसका महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, महाराष्ट्र की राजनीति पर ये जो असर पड़ा है उसका देश की राजनीति और 2024 के चुनावों से पहले विपक्षी एकता पर कितना असर पड़ेगा, साथ ही समूचे देश में इस समय 2024 से पहले विपक्षी एकता की क्या सूरत है। देखिए इन सभी सवालों पर श्वेत पत्र। संघर्ष करो, महाराष्ट्र की अजब राजनीति का गजब खेल देखिए। 4 साल में 3 सरकारें, चार साल में 3 तरह की सरकारें, 4 साल में 3 मुख्यमंत्री, चार साल में अजीत 3 बार उप मुख्यमंत्री, चार साल में 2 दलों से 4 दल। महाराष्ट्र की सियासत बीते 4 सालों में राजनीति के सारे खेल दिखा गई, सारे दांव चल गए, संबंधों के सारे समीकरण बता गई। वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फक्त गावी त्याच्यात फसवून त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। हे चित्र जे आहे तुम्हाला दिसेल की कोण कुठे आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष इथे सगळा अजित दादाच्या नेतृत्वाखाली जो महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच दूरी काफी है, लेकिन दिल्ली की सियासत में महाराष्ट्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सांसद देने वाला राज्य। देश में विपक्षी एकता के गार्जियन बनकर मोदी सरकार विरोध का झंडा लेकर चलने वाले शरद पवार का राज्य। उत्तर प्रदेश के बाद हिंदुत्व की राजनीति के उद्घोष वाला राज्य। 2019 से 2024 तक आते आते जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री बदल चुकी है, उसका आखिर क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति पर, देश की राजनीति पर, राज्यों की राजनीति पर, विपक्षी एकता की राजनीति पर। 2024 ला ज्या निवडणुका होतील ना, त्यामध्ये राष्ट्रवादीचा जो जास्तीत जास्त 71चा आकडा 2004चा आहे, तो आकडा कुठल्याही परिस्थितीत पुढे घेऊन आम्ही जाणारच। महाराष्ट्र पिंजून काढू, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र। तुम्ही आता आम्हाला सांगितलं जातं की आता सभा सुरू होणार आहे। काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में, मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। आपण दिल्लीमध्ये चर्चा करायची, काही दिवस झाले का ताबडतोब जे आहे त्यातून माघार घ्यायची आणि अनेक नेत्यांना तोंड जसे आपण टाकतो आहोत, पाडतो आहोत,
याचं सुद्धा आपल्याला लक्षात कसं येतं. पवार परिवार की एकता पर पड़े सियासत के पावर पंच ने महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों, निष्ठाओं और हंगामों की आंधियां तो ला ही दी, लेकिन बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से पंजाब तक, पंजाब से आंध्र तक कयासों के तूफान भी खड़े कर दिए हैं. महाराष्ट्र अगर झांकी है तो पूरी पिक्चर अभी कितनी बाकी है. कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है. 1978 में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल से 38 विधायक तोड़कर शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी. और अब देखिए, उनके अपने भतीजे अजीत पवार ने उनकी ही पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक तोड़कर बगावत कर दी है. कितना असर इस टूट का महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा? पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए. वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं. हमारे विधायक लोगों ने तो क्या होगा आगे इसका भी कोई परवाह नहीं की थी. तो इसलिए ये जो अजीत पवार और उनके सहयोगी जो है वो साथ में आने से सरकार और मजबूत हो गया है और जोर से इस राज्य का विकास होगा. हम लोग देखिए, हम आम आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं. पवार के वजह से तो शिवसेना छोड़ी थी ये लोगों ने, अब साथ जुड़े हैं. अजीत पवार जी की वजह से, अजीत पवार के साथ हम नहीं बैठ सकते. अजीत पवार शिवसेना को खत्म कर रहे हैं. अजीत पवार उनके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं. ये एकनाथ शिंदे और उनके जो 40 चोर है उसने कहा था ना, तो अब हमारे साथी है, अब सरकार मजबूत हो गई. ये ढोंग है. महाराष्ट्र के सियासत का समुद्र मंथन तो हो गया, लेकिन क्या निकला है उसमें से, ये बड़ा सवाल है. किसके हाथ महाराष्ट्र की कितनी बाजी लगी है, किसको क्या मिला और क्या मिलेगा. महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, 105 बीजेपी के पास, 40 शिवसेना शिंदे की, अजीत गुट का दावा 40 का. इस तरह सरकार की स्थिति बनी 185, यानी बहुमत से बहुत अधिक. बीजेपी के साथ पहले शिवसेना के एक धड़े का जोड़ना और फिर एनसीपी का आना क्या असर डाल सकता है महाराष्ट्र की राजनीति पर, ये क्षेत्र, शक्ति और आंकड़ों की मदद से समझा जा सकता है. शिंदे ने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो वो अपने साथ शिवसेना के लगभग 75% हिस्से को ले गए, यानी शिवसेना को विधानसभा चुनावों में मिले कुल 16.41% वोटों में से लगभग 12% जनमत के प्रतिनिधि उनके साथ आए. शिंदे के नेतृत्व में अगर जादू रहा तो ये बीजेपी के लिए बहुत फलदायक रह सकता है. इसी तरह अजीत पवार से मिलेगी जीत की पावर. पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर जैसे इलाकों में मराठा और मुस्लिमों की निष्ठा बड़ी संख्या में एनसीपी के साथ है. इन क्षेत्रों में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं. शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं. बदली परिस्थितियों में अगर अजीत पवार उनके बिना एनसीपी को अपने कंधों पर ले जाने में समर्थ हुए तो ये भी बीजेपी के लिए एक राजनीतिक सहयोगी के तौर पर काफी फायदेमंद हो सकता है. निर्णय बहुत अच्छा निर्णय, अजीत पवार का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं. तो आपको लगता है क्या कि अब शरद पवार का क्या होगा, क्योंकि लगता है अकेले बचे हैं? नहीं, ठीक है, शरद पवार के साथ कुछ एमएलए रहेंगे, लेकिन ज्यादा एमएलए अजीत पवार के साथ रहेंगे. आपको लगता है ये पूरी एनसीपी है या फिर टूटी हुई? नहीं तो 75% एनसीपी अजीत पवार के साथ है. महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 2 बड़ी पार्टियां टूटकर सिकुड़ चुकी हैं और बाकी बचे हिस्से के साथ पहचान और संगठन के संकट से जूझ रही है. तीसरी पार्टी कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है. इस सब से मतदाताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति है. ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव सर पर है और उसी के साथ विधानसभा चुनाव भी.
महाराष्ट्र की धुंधली तस्वीर का फायदा एनडीए को मिल भी सकता है।